We have the second presentation by Manish Patel. Manish. मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय प्रबुद्धजन एवं समस्त श्रोतागणों को मैं सादर अभिवादन करता हूं। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है भ्रष्टाचार संभावित समाधान। भ्रष्टाचार का साधारण अर्थ है भ्रष्ट आचरण जो कि नैतिकता से परे होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार का अर्थ है निजी लाभ के लिए सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग। दूसरे शब्दों में, जब किसी लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक पद, सत्ता, शक्ति, प्रभाव, स्थिति का दुरुपयोग करते हुए किसी भी प्रकार का अवैध लाभ उठाया जाता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसमें भाई भतीजावाद, भेंट स्वीकार करना, अनुचित पक्षपात, कुछ उपेक्षा, कुछ सेवा, सार्वजनिक लाभों के वितरण में आर्थिक सौदेबाजी, सुरासुंदरी का उपयोग इत्यादि को शामिल किया जाता है। भ्रष्टाचार को मोटे तौर पर हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है गठजोड़ भ्रष्टाचार, जिसमें कि कोई भी लोक सेवक किसी भ्रष्ट समूह से निजी लाभ हेतु जुड़ता है। दूसरा प्रकार है निवेशक भ्रष्टाचार, जिसमें कि कोई लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य को इस प्रकार लाभ पहुंचाता है कि पद के बाद उस सहयोग का एक उचित प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। तीसरा भ्रष्टाचार होता है भाई भतीजावाद, जिसमें कि कोई लोक सेवक अपने नाते, रिश्तेदारों, मित्रों को अनुचित रूप से शासकीय सेवा में नियुक्त करता है या किसी अन्य प्रकार से लाभ पहुंचाता है। चौथा भ्रष्टाचार होता है रक्षात्मक भ्रष्टाचार, जिसमें कि इस बात की पूरी जानकारी होते हुए भी कि निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उच्च स्तर द्वारा किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। भ्रष्टाचार के स्वरूप को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला व्यक्तिगत, जो कि व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक तंत्र स्तर पर, जो कि सामूहिक रूप से किया जाता है। एक और प्रकार है राज्य प्रायोजित भ्रष्टाचार, जिसमें कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा भ्रष्टाचार को नीतिगत मान्यता प्रदान की जाती है, जैसा कि हम वर्तमान में यूपीए सरकार द्वारा किए गए 2G घोटाले में देख सकते हैं। और राज्य प्रायोजित भ्रष्टाचार के स्वरूपों में सबसे खतरनाक भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या है। इसके कारण एवं निराकरण को हम राजनैतिक, प्रशासनिक एवं कानूनी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं वैश्विक आयामों में देख सकते हैं। राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार के सर्वप्रमुख कारण हैं, और राजनीतिक कारण में भी सर्वप्रमुख कारण है सत्ता प्राप्ति की लालसा। राजनीति वर्तमान में निवेश का एक सर्वोत्तम धंधा बन गई है, जिसमें कि न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ की शासकीय गारंटी प्राप्त होती है। वर्तमान गठबंधन सरकारों ने इस व्याधि को और भी विस्तारित कर दिया है, क्योंकि गठबंधन सरकारों में प्रशासन और शासन एवं प्रशासन का एक दूसरे पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है और भ्रष्टाचार के अवसर एवं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही वर्तमान में चुनावी खर्च भी अत्यधिक हो गए हैं, और इन अत्यधिक चुनावी खर्चों का प्रबंधन निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के मार्ग से होकर गुजरता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति हमारे राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक संरक्षण एवं सहयोग की कमी पाई जाती है। लगभग 4 दशक के उपरांत भी लोकपाल जैसी संस्था का अस्तित्व में न आ पाना इस प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का पदोन्नति एवं स्थानांतरण के रूप में राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जाता है। अतः प्रशासनिक व्यवस्था का स्वच्छ, निष्पक्ष, ईमानदार एवं सच्चरित्र बना रह पाना मुश्किल हो जाता है। इन राजनीतिक कारणों के निराकरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो है चुनाव सुधार की। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति किसी पार्टी विशेष को ध्यान में न रखते हुए एक प्रत्याशी की ईमानदारी, सच्चरित्रता और सक्षमता को ध्यान में रखते हुए मतदान करे। दूसरी आवश्यकता यह है कि अब समय है कि आम चुनावों में जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि उम्मीदवार को निर्वाचित करने के साथ साथ अक्षम उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष रूप से नकारने का अधिकार मिलना चाहिए, और इस तरह नकारे गए उम्मीदवारों पर अगले एक कार्यकाल के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। और अगर कोई उम्मीदवार इस तरह 2 बार नकार दिया जाए तो उस पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके अलावा कई राज्यों द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार की जो शुरुआत की गई है, उस अधिकार को और भी व्यापक स्तर पर विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। चुनावी खर्च
पर नियंत्रण लगाने की आवश्यक है कि सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए, पर इसके साथ साथ खर्च की अधिकतम सीमा के अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर प्रयास भी किए जाने चाहिए। साथ ही जो राजनीतिक चंदा की एक एक पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए और उसे अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सिविल सेवा के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वायत्त सिविल सेवा प्राधिकरण होने चाहिए ताकि सिविल सेवा को राजनीतिक प्रताड़ना से मुक्ति प्रदान की जा सके। इसके साथ ही स्वायत्त नीतिगत प्राधिकरण भी होने चाहिए जो कि ऐसे मामलों की देखभाल करे जहां की सचिव की सलाह के विपरीत मंत्री के नीतिगत निर्णय से सार्वजनिक राजस्व को हानि पहुंचती हो। इसके अलावा अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो स्वयं राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आज हम जैसे मजबूत लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, अगर उसको लागू करना है तो इस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्राप्त करना होगा। आज हमारी प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रिया अत्यंत जटिल, विलंबकारी व बोझिल हो चली है। आज भी हमारी नौकरशाही अभिजनवादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसका सार्वजनिक हित से कोई तादाद में स्थापित नहीं हो पाया है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण पाया जाता है, किंतु इसके विपरीत नियंत्रण अत्यधिक अनौपचारिक एवं बिखरा हुआ है। इसके अलावा हमारी भ्रष्टाचार उन्मूलन इकाइयाँ भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में अक्षम साबित हुई हैं, क्योंकि इन इकाइयों में या तो राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं या फिर उन्हें पर्याप्त संसाधन, वित्त या कार्मिक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा हमारी न्याय प्रणाली भी अत्यंत जटिल है। इसमें अपीलों का स्तर भी अत्यधिक है, अतः निर्णय आने में भी अत्यधिक समय लगता है और ऐसी स्थितियां अक्सर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती हैं। भ्रष्टाचार का बीज बोने में एक प्रमुख कारण है राजनेता व्यवसायी व्यवसायी गठजोड़। भ्रष्टाचार में राजनेताओं में भ्रष्ट होने की उत्कंठा पाई जाती है तो व्यवसायियों में उनको भ्रष्ट कर देने का सामर्थ्य होता है और प्रशासक व अपराधी इन दो छोरों को अक्सर जोड़ने का काम करते हैं। आज वर्तमान में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण हो गया और कहीं कहीं तो अपराध व राजनीति में भी अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रशासनिक व कानूनी कारणों के निवारण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कानून स्पष्ट, सरल व स्वाव्याख्यात एवं पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा सत्ता का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और उस पर लोकप्रिय संप्रभुता की निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए सूचना के अधिकार व सिटीजन चार्टर को अधिकाधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में सूचना का अधिकार और सिटीजन चार्टर लागू है, पर वह इतना प्रभावी दिखाई नहीं देता है जितना कि उससे अपेक्षा की गई थी। साथ ही विकास कार्यों में लगी नौकरशाही का सामाजिक लेखा परीक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि इनपुट व आउटपुट के मध्य जो सहसंबंध है उसके साथ न्याय किया जा सके। इसके अलावा सिविल सेवा में सुधार के लिए भर्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि बाई के अलग समिति ने कहा है कि भर्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व नैतिक विषयों को ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है। राजनेता, प्रशासक, व्यवसायी व अपराधी गठजोड़ को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ न्यायिक, पुलिस व चुनाव सुधार त्वरित लागू किए जाएं। भारत में अशिक्षा के व्यापक स्तर के कारण सामाजिक चेतना व जागरूकता की अत्यधिक कमी पाई जाती है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषा